हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज़ रिजवी। राष्ट्र संवाद समाचार में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं देश और दुनिया के हालात से जुड़ी खास खबरों पर कुछ तबसरे। तो देश में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर के जो चोरी और गबन का मामला सामने आया है, अब उसमें एक नई थ्योरी शुरू हो गई है। पुलिस ने जो है अभी तक जिन 8 लोगों के खिलाफ FIR करके गिरफ्तारी की है, उनके रहन सहन के बारे में पता चला है कि वो पहले बहुत मामूली तरीके से रहते थे, लेकिन जब से राम मंदिर में उन्होंने काम शुरू किया था, नौकरी शुरू की थी, तब से उनका ठाट बाट बढ़ गया था। बड़े आलीशान तरीके से रहने लगे थे वो लोग। तो पुलिस ने इस संदेह में अब उनके घरों पर छापेमारी शुरू की है। पुलिस का मानना ये है कि इन लोगों ने अवैध तरीके से कमा करके पैसा अपने घर में छिपा रखा होगा, जिसका पता लगाने के लिए और उनकी संपत्ति का भी पता लगाने के लिए पुलिस ने 8 लोगों के घरों पर और उनके जो भी ठिकाने हैं हर जगह पर छापेमारी कार्रवाई शुरू कर दी। इससे बड़ा हड़कंप मच गया है। इससे वो लोग भी डरने लगे हैं जो कि इन लोगों के दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, क्योंकि उन लोगों को भी पुलिस अपने शक के दायरे में ले रही है कि हो सकता है कि अपनी कमाई का धन उन लोगों को भी पास रखा हो। लेकिन बहरहाल पुलिस ने अभी तक कोई दावा नहीं किया है कि किसके पास से क्या बरामदगी हुई है, लेकिन पुलिस को ये शक है कि इन लोगों ने अवैध तरीके से जो भी चढ़ावे में से रकम हड़प की है या इधर उधर की है, उससे इनके रहन सहन में बड़ी तब्दीली आ गई थी और ये काफ़ी आलीशान तरीके से रह रहे थे। तो पुलिस उनकी पूरी संपत्ति का आकलन कर रही है कि पहले इनके पास क्या था, अब क्या है, और ये संपत्ति जो अभी इनके पास है उसकी लागत क्या है, उसकी क्या कीमत है, और जो ये कमाई करते हैं उसके वो खरीद सकते हैं कि नहीं सकते, और जिस शैली उनकी थी रहन सहन की, उसको लेकर के भी पुलिस ने आसपास के लोगों से, दोस्तों से, सबसे बातचीत शुरू की है। तो इससे बड़ा एक नया हंगामा उठ खड़ा हुआ है। बहरहाल अब इस मामले में अभी तक तो जिन लोगों के खिलाफ शक किया जा रहा था और जो बताया जा रहा था, वो अभी भी असली चेहरे पकड़ से बाहर हैं। असली मुजरिम कौन है, इसको अभी लेकर के संशय बना हुआ है। न तो पुलिस कुछ बता पा रही है और ना इस मामले में सरकार कुछ कह रही है। सरकार का कहना यह है कि SIT गठित किया था, वह SIT ने जो जांच की है उसके तहत हमने गिरफ्तारी करके कार्रवाई करा दी है। यानी सरकार ने अपनी इतिश्री कर ली है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष जो है बहुत हंगामा कर रहा है, कह रहा है कि नहीं, ये जांच जो है काफ़ी नहीं है, इसमें तो असली लोगों को बचा लिया गया है। हालांकि इस मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर के लोग हैरत में हैं। लोगों में चर्चाएं हैं कि राम मंदिर के निर्माण से लेकर के जो भी सब पूरा प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर का सजाना बनना, पूजा अर्चना, झंडारोहण, जो भी था उसमें हर काम में प्रधानमंत्री आगे थे। यानी लोगों का ये कहना है कि सब कुछ श्रेय उन्होंने लिया, लेकिन आज मंदिर को लेकर के इतनी बड़ी बदनामी हो रही है और श्रद्धालुओं के मन को धचका लगा है, ठेस पहुंच रही है, उसमें प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों, ये सवाल किया जा रहा है। इसको लेकर के लोग हैरत में हैं कि प्रधानमंत्री को तो खुद आगे आकर के इसमें कार्रवाई करना चाहिए था। लेकिन अब सूत्रों का कहना यही है कि जो लोग प्रधानमंत्री के करीबी बताए जा रहे थे, उन लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। यानी राम मंदिर ट्रस्ट में उनको जो भर्ती हुई थी या उनको जो ओहदा मिला था, वो प्रधानमंत्री की निकटता की वजह से मिला था। तो अब ये संदेह किया जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री इसी वजह से चुप हैं कि उन्हीं के रखाए गए लोगों पर लोग शक कर रहे हैं। लेकिन इसके भी बड़ी बात ये हो गई कि विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिम्मेदार इस मामले को लेकर के बहुत ही गंभीर रुख अपनाए। उनका कहना ये है कि इस तरह से मंदिर की बदनामी होगी तो पूरी दुनिया में गलत संदेश जाएगा, और शायद इसी दबाव में उनके से मंदिर के ट्रस्ट के कुछ जिम्मेदारों ने इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन अभी इसमें बताया जा रहा है कि बड़ी और भी चौंकाने वाले मामले सामने आएंगे। इस तरीके से विपक्ष लगा हुआ है और दबाव बना रहा है कि प्रधानमंत्री खुद आगे आएँ और जाँच करें। तो देखिए अब इसमें क्या होता है। बहरहाल अभी तो फ़िलहाल पुलिस ने टाला मटोल कार्रवाई, अपनी छापामारी ये सब शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 7.5 करोड़ का घपला है। यानी 7.5 करोड़ का तो अभी प्राइमा फेसी ये पुलिस ने अपनी जो SIT की जांच हुई उसमें सामने आया है। अभी तो और भी पता नहीं कितना वारा न्यारा हुआ होगा,
बहरहाल भगवान करे कि ये जल्दी से मामला हो जाए और राम मंदिर में ऐसा कुछ हुआ है तो अगर तो अब सब सामने आ चुका है, लोगों को सज़ा हो गई है और कुछ लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है, यानी एक तरीके से गड़बड़ी को लोगों ने स्वीकार किया है कि हाँ गड़बड़ी हुई है। तो अब इसको श्रद्धालुओं को जो ठेस पहुंची है उसको कैसे सरकार बराबर कर पाएगी, कैसे मना पाएगी कि अब मंदिर में कौन सी कमेटी या कौन सा ट्रस्ट चले जिससे इस तरह की आगे कोई बात न सामने आए। तो अब ट्रस्ट के जुड़े लोगों को ये भी भय है कि कहीं सरकार अपने कंट्रोल में न ले ले, तो इससे विहिप और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को परेशानी तो बढ़ सकती है। बहरहाल मंदिर को लेकर जो विवाद अब उठा है उसको लेकर विपक्ष अपना बराबर प्रहार कर रहा है। अब देखिए इसमें प्रधानमंत्री कब बोलते हैं और क्या बोलते हैं। सबकी निगाहें अब प्रधानमंत्री के ऊपर ही लगी हुई है कि वो राम मंदिर मामले में क्या कदम उठाएंगे। इसके अलावा अभी पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर में नीट पेपर लीक को लेकर के एक आंदोलन काकरोच जनता पार्टी की तरफ से किया गया था, जिसमें सोनम वांगचुक यानी मशहूर सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जिनको पिछले दिनों भारत सरकार में शिकायत मिलने पर 6 महीने तक जेल में रखा गया था, नज़रबंद कर दिया गया था, पकड़ लिए गए थे। तो बहरहाल रिहा होने के बाद वो इस आंदोलन में भी शामिल हुए थे। अब पता चला है कि वो रविवार से यानी आज से वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। आप लोगों को याद होगा कि नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर और भी उसमें बहुत सारी काकरोच जनता पार्टी ने अपनी मांग जोड़ रखी है, लेकिन मुख्य रूप से नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाए जाने की मांग की जा रही है और इसको लेके काकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जारी है जंतर मंतर। तो बताया जा रहा है कि अब वहाँ पर सोनम वांगचुक भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनकी भूख हड़ताल को इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। और इसके अलावा ये भी पता चला है कि इस आंदोलन में बड़ी तादाद में किसानों को भी भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। पता चला है कि पंजाब से और दूसरी सूबों से किसान आने वाले हैं, बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन उसमें ये भी खबर सामने आ रही है कुछ कई किसान नेताओं को नज़रबंद करके या गिरफ्तार करके या हिरासत में ले लिया गया है कि वो दिल्ली ना पहुंचने पाए। लेकिन इस तरीके से ये लग रहा है, एक संकेत मिल रहा है कि जल्दी ही कोई बड़ा आंदोलन फिर से खड़ा होने वाला है केंद्र सरकार के खिलाफ। अब देखिए इसमें क्या होता है। उधर टीएमसी को लेकर के उसकी मुश्किलें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। टीएमसी के लीडर ने तो सीधा आरोप लगा दिया सरकार पर कि पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुलिस के ज़रिए ममता बनर्जी को परेशान कर रही है और कार्यकर्ताओं को, ताकि पार्टी का वजूद ही ख़त्म हो जाए। लेकिन ममता बनर्जी खुद भी तो अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाई। 20 बागी विधायकों ने और सांसदों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है कि अब कह दिया कि हम ही असली पार्टी हैं। लोकसभा स्पीकर के पास पहुंच गया चिट्ठी लेकर के कि साहब हमको मान्यता दीजिए, बैठने की व्यवस्था कराइए, हम ही असली पार्टी हैं। बहरहाल वो मामला अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन अब ममता बनर्जी ने ऐसे गुट के लीडरों को अवैध करार दिया है और कहा है कि ये भी जो कार्य कर रहे हैं सब अवैध कर रहे हैं पार्टी का नाम लेकर के। तो ममता बनर्जी के कहने पर पार्टी के एक लीडर ने ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है कि ये 20 विधायक, बागी विधायक जो हैं और सांसद जो हैं पार्टी के नाम का दुरुपयोग करके बाकी कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। तो रोज़ टीएमसी को लेकर के रोज़ कुछ ना कुछ इस तरह के सामने घटनाएं सामने आ रही हैं। अब देखिए ममता बनर्जी का नेतृत्व चलता है या कोई नेतृत्व बदल जाएगा, या जो बागी विधायक और सांसदों ने अपना गुट बनाया है वो होगी। शिवसेना जैसा हाल होगा कि पता चला शिंदे का अलग गुट, उद्धव ठाकरे का अलग गुट हो गया। देखिए बहरहाल क्या होता है, असमंजस की स्थिति है। इसके अलावा फिल्म अभिनेता प्रकाश राज के एक बड़ा झटका लगा है। अदालत में उनके खिलाफ एक मामला चल रहा था जिसमें वो अदालत में पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ NBW गैर जमानती वारंट जारी कर दिया पुलिस ने। तो इसको लेकर इनको बड़ा झटका लगा कि अब
या तो अरेस्ट होंगे या अदालत में जाके सीधे पेश हों। बताया जाता है कि बेंगलोर में एक इलेक्शन के दौरान उन्होंने 4 जगहों से अपने वोटर आईडी बनवा रखा था, जिसकी शिकायत एक अधिवक्ता ने कोर्ट में शिकायत करके मुकदमा दायर कर दिया था। इसी मामले में सुनवाई के लिए उन्हें पेश होना था, जो न पेश हुए तो अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। इसके अलावा 10 नवंबर 2025 में लाल किले के पास एक गाड़ी में बम विस्फोट के मामले में अभी तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। NIA ने इस मामले में 3 और लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। बताया जाता है इसमें एक तो फरार चल रहा था, 2 और नए लोगों को भी इसमें पुलिस ने जांच पड़ताल करके उनके खिलाफ भी चार्जशीट दायर की है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक पिकअप वैन खाई में गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। और मुंबई के जुलूस में, मुहर्रम के जुलूस में, जहाँ शिया अदादात मातम करते हैं और मातमदार मनाते हैं, तो श्रद्धालुओं को यानी उनके अक़ीदतमंदों को, जो मुहर्रम का गम मनाने वाले थे मातमदारों को, किसी की तरफ से कैप्सूल बांटा गया ये कह करके कि ये सरदर्द और थकान दूर करने वाला है, जो भी चाहे उसको खा सकता है। मुफ्त में बटे कैप्सूल को लोगों ने खाया तो कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिस पर भारी हंगामा हड़कंप मच गई और जांच पड़ताल में पता चल गया, उस आदमी को पकड़ा गया तो मामला सामने आया है। तो इस सिलसिले में धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने केंद्र सरकार से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मुहर्रम इमाम हुसैन रसूलुल्लाह मोहम्मद साहब की नवासे का गम मनाया जाता है, करबला के शहीदों का, और उसमें इस तरह की साजिश रचना, यानी लोगों को जहरीला कैप्सूल बांटना कितना खतरनाक कदम था और किन लोगों ने इसको किया है, इसकी जांच करा के सरकार सख्त कार्रवाई करे। मौलाना यासूब अब्बास ने इस पर हैरत जताई है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद ऐसे लोग कैसे घुस आए और कैसे ये काम हो गए। तो उन्होंने पूरे मामले की जांच करके कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा वेनेजुएला में भूकंप आने के बाद अब मरने वालों की तादाद 1400 से ऊपर पहुंच गई है और वहां पर अभी भी बड़ी तादाद में लोग लापता हैं और उनका पता लगाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि वो कोशिशें कर रही है, जो लोग जख्मी हैं उनका इलाज है, जो बेघर हो गए हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था और लापता लोगों की तलाश काम किया जा रहा है। इसके अलावा ईरान और अमेरिका के जंग के सीन में अब ये है कि अमेरिका ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसके जवाब में ईरान भी ज़बरदस्त हमले कर रहा है। ईरान ने चेतावनी दे दी है फिर ट्रंप को, अमेरिका को, कि अगर नहीं वो सुधरते हैं, नहीं वो थमते हैं, हमला नहीं बंद करते हैं, और तो बहुत वो भी अमेरिका को खंडहरी कर देंगे। तो ईरान की अभी धमकी से देखिए डोनाल्ड ट्रंप और नाराज़ होकर बड़ा हमला करते हैं या थमते हैं। लेकिन कुल ले दे के ये है कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और हमलों का सिलसिला जारी है। जंग थम नहीं रही है, समझौता दिखावे के लिए चल रहा है। और ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ चाल चलते हैं और अमल नहीं करते, यानी उन्होंने दिखावे के लिए जो समझौता ही किया है वो सिर्फ दिखावा ही साबित हो रहा है। अगर ऐसा ना होता तो वो समझौता अब तक लागू हो गया होता और 60 दिनों में की जो मुद्दत में सीज़ फायर करके बातचीत की जा रही है वो कामयाब हो गई होती। लेकिन सीज़ फायर क्या, वो तो सीज़ फायर में वो जंग कर रहे हैं। सीज़ फायर में कहते हैं कि इस तरह की छोटी मोटी हमले, यानी बड़े हमले को छोटा हमला बता के कहते हैं इतना तो चला करता है। तो ट्रंप के नज़रिए से और उनके जो रुख है कब बदल जाएगा, कब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसको लेकर अभी भी वैसे ही ट्रंप को लेकर के लोगों को अभी भी वैसे ही बारे में वही सोच है कि ये कभी संजीदा नहीं रहे, गंभीर नहीं हो सकते। तो इस तरीके से अब जो हुर्मुज़ स्ट्रेट पर जंग चल रही है, जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं, तो ईरान भी अपना कंट्रोल ख़त्म नहीं कर रहा है। और इसी हुर्मुज़ मार्ग खुलवाने के लिए इन्होंने ये समझौता कर लिया था ट्रंप ने ईरान के आगे झुक करके कि चलिए ठीक है जो आप कहते हैं वैसे इसी हिसाब से हो जाए। लेकिन वहाँ तो
समझौते को उल्लंघन करके नेतन्याहू ने लेबनान पर ही हमला करना शुरू कर दिया और बढ़ा दिया। तो पहली शर्त थी ये ईरान की कि लेबनान पर भी हमला बंद होगा ईरान के साथ साथ। तो इस तरीके से अब नहीं लगता है कि कोई मामला हल होगा, लेकिन बहरहाल कुछ कहा भी नहीं जा सकता। पाकिस्तान की तारीफ भी की जा रही है, कभी अमेरिका करने लगता है, कभी खुद ईरान करने लगता है। राष्ट्रपति की पाकिस्तान जो है बहुत अच्छी भूमिका अदा कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है और शांति की पहल की है उसने, और इस तरह से जो सराहना कर रहे हैं तो उससे यही संकेत मिलता है कि जल्दी ही ये मामला हल हो जाएगा और दोनों मुल्क में शांति स्थापित हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।